यारों का यार नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा रविश कुमार। फिर आपका एक बार मेरे वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुंबई से खबर आ रही है कि जो एकनाथ शिंदे जी थे वह अब 2.5 साल मेयर के लिए बीजेपी को ब्लैकमेल करना चालू कर दिया है। क्या ये बात सही है? अगर ये बात सही है तो कहीं ना कहीं ये वही गलती दोहरा रहे हैं जो कुछ समय पहले शिवसेना द्वारा दोहराया गया था। बात ऐसी होती है दोस्त कि अगर जिसकी सीटें ज़्यादा हैं डेफिनेटली मेयर उसी का होना चाहिए, कॉमन सेंस है। अगर मैं बोलता हूँ अगर बीजेपी का 97 या 100 के आसपास में चुना गया है कॉरपोरेटर और बहुमत के लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ 14 सीट, तो डेफिनेटली वो 14 सीट शिवसेना के पास है, शिंदे शिवसेना के पास, वो उसे दे के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, वो 14 के लिए शायद ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन कॉरपोरेटर को होटल में बुला के वहाँ पे बैठा के चाय नाश्ता करा के उनसे मीटिंग कराई जा रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी को बताया जा रहा है कि ये 14 अगर आपको मिलेंगे नहीं तो आपकी सरकार बने, आपका महापौर बैठेगा नहीं। तो इसके लिए आधे आधे की बात चल रही है। सेम सीन हुआ था कुछ साल पहले, 1.5-2 साल पहले। वहाँ पे भी यही हुआ था कि बीजेपी धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रही थी और शिवसेना जो कि उसकी आधी सीट लेके आ रही थी, उद्धव की शिवसेना, और लेकिन हर मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरा बनेगा, महापौर बनेगा तो मेरा बनेगा, यानी हर समय उसका यही था कि मैं आगे मैं आगे मैं आगे। आप बोलिए, जैसे घर में एक चीज़ होता है कि जब पप्पा होते हैं, पिताजी, और कुछ उम्र के बाद वो सारी जवाबदारी अपने बच्चों पे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जवान होते हैं, बच्चों के पास ताकत होती है, बच्चे का दिमाग उस टाइम अच्छा नेचुरली बढ़िया चलता है। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं 1-2 घर की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल प्रैक्टिकली। तो उस समय पे क्या होता है, जब ताकत ज़्यादा होती है, पैसा ज़्यादा होता है बच्चे के पास, तो पप्पा बोलता है कि चलो ठीक है, अभी घर का पूरा डिसीज़न ये लेगा, और वो एक शांति से सपोर्ट में रहता है उसके। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जब बीजेपी की पावर बढ़ रही है तो महाराष्ट्र में उसको रोकने के लिए कोई ना कोई दल जिसको अपना सहयोगी बना के आगे चलता है, उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि शिवसेना का हश्र क्या हुआ। लोकसभा से हटी, विधानसभा से हटी, बीएमसी से हटी। याद रखना, दुर्घटना घटी, नज़र हटी, दुर्घटना घटी, क्योंकि सामने जो कंटेंडर है देवेंद्र फडणवीस, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो। मैंने पहले भी मेरे वीडियोस में है कि देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता फ़िलहाल आज के तारीख में, अगर मोदी, योगी और 1-2 नेताओं, अमित शाह और 2-4 नेताओं को छोड़ दो, तो वो बंदे के जैसा नेता मुश्किल है। करिश्माई व्यक्तित्व बोलते हैं ना, वो बंदे को जो ध्यान से सुन लिया 2-4 बार, वो उसका फ़ैन हो जाएगा। तो भैया आज के तारीख में जो लाट बोलते हैं, लाट जो बोलते हैं ना, लहर पूरे महाराष्ट्र में किसी की है तो सबसे ज़्यादा है देवेंद्र फडणवीस की। अगर आप उससे टकराने की कोशिश करेंगे तो वही हालत होगा, क्योंकि जो महाराष्ट्र के जो सबसे बड़े चाणक्य थे शरद पवार जी, जब वो बंदे ने उनको घुटने पे ला दिया, आप सोच के देखो। शरद पवार एक समय था कि राजनीति के शहंशाह थे, उन्होंने के राजनीति के लिए हर एक चीज़ किया, नैतिक अनैतिक जैसा हुआ वैसा गठबंधन किया। एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ दिन पहले क्या ही, जब एक चुनाव हुआ 2019 का विधानसभा का, उसमें सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो बीजेपी थी, और ये तीनों पार्टियां 50 के आसपास तीनों थी। उद्धव जी बीजेपी की तरफ से लड़े थे और शरद पवार की पार्टी कांग्रेस एक साथ में लड़ी थी। सीन क्या हुआ, जब निकाल आया, जब रिज़ल्ट आया, तो 100 के आसपास में बीजेपी थी, 120 के आसपास में शिवसेना 60-70 के आसपास थी। ये लोग भी 40-45 दोनों थे। अब जैसे कि 60-65 वो और 120 मिलाएंगे तो जो बहुमत का जो आंकड़ा था वो 180 के आसपास में मतलब मिल जाता था बीजेपी को, और बड़ी पार्टी के नाते मुख्यमंत्री बनना चाहिए था बीजेपी का। लेकिन शरद पवार ने गेम क्या किया, उन्होंने उद्धव को फ़ोन किया और बोला कि भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम बनो मुख्यमंत्री।
और सोचो जो कि बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जिंदगी भर कांग्रेस का विरोध करते रह गए, सोनिया गांधी का विरोध करते रह गए, लेकिन उनके जाने के बाद उसी शरद पवार ने कांग्रेस को लेके, एनसीपी को लेके, शिवसेना के साथ गठबंधन करके एक अनैतिक सरकार बनाई। अनैतिक सरकार इसलिए क्योंकि एक तरफ सेक्युलरिज्म के नाम पे अपीजमेंट करने वाली पार्टियां और एक तरफ हिंदुत्व के नाम पे बढ़ने वाली पार्टियां। अब ये दोनों हिंदुत्व के नाम पे जो बढ़ने वाली पार्टियां, अब सोच के देखिए कि जो अनैतिक गठबंधन हुआ उसका हश्र क्या हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने बदला लिया क्योंकि वो दूसरे के पार्टियों में आग लगाए शरद पवार जी ने, लेकिन अपने घर की आग को समझ पाए नहीं। अब उनके घर में क्या आग थी वो मैं बताता हूँ आपको। उनके घर में वही आग थी कि अजीत पवार जो कि ताकत में, पहचान में, सब चीज़ में आगे बढ़ रहे थे, और शरद पवार के बाद अगर कोई वो पार्टी का नेतृत्व कर सकता था तो अजीत पवार कर सकते थे, लेकिन अजीत पवार को पुत्री मोह की वजह से सुप्रिया सुले को उसका अध्यक्ष बना दिया और इनको निगलेक्ट करना चाह रहे थे, और ये वो भाप चुके थे अजीत पवार कि यार चाचा तो अब मुझे कुछ देंगे नहीं। वो बोल भी दिए थे कि मेरी गलती यही है कि मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इनके पेट से जन्म नहीं लिया था, इसीलिए चाचा मुझे नहीं पसंद करते हैं या नहीं देना चाहते हैं। कितनी बार तो बड़े मंचों से शरद पवार बैठे रहते थे तो भी बोल देते थे कि अब आप लोग आराम कीजिए, अब मेरे को संभालने दीजिए। लेकिन शरद पवार बहुत गेम वाले आदमी थे, उन्होंने वही किया, वही बड़ी गलती की जो बाला साहब ने की कि बाला साहब ठाकरे जी अगर उस समय अपनी पार्टी की बागडोर राज ठाकरे को दे देते थे तो आज शिवसेना का ये हालत नहीं होता था, कोई माई का लाल आँख नहीं दिखा सकता था, क्योंकि राज ठाकरे में वो छवि थी। लेकिन बाद में राज ठाकरे की जो राजनीति है वो कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी यहाँ पे जाती है, कभी किसी, मतलब फिर ढंग से वो चल ही नहीं पाए। वो जो लाइन छोड़ा ना उन्होंने शिवसेना का, उसके बाद ढंग से चली। सेम सीन यही हुआ कि सुप्रिया के मोह में उन्होंने अजीत को नहीं किया, अजीत ने उनकी पार्टी ख़त्म कर दी। अजीत ने जब पार्टी ख़त्म कर दी और यहाँ पे जो शिवसेना के लोग जीते थे कट्टर हिंदुत्व वाले, उसमें शिंदे जी जो थे उन्होंने आधे से ज़्यादा विधायकों को ले जाके एक अलग ही अपना सिंबल विम्बल सब ले लिए। तो सेम चीज़ आज शिंदे जी भी वही कर रहे हैं गलती कि आज किसी को ब्लैकमेल मत करो। अगर आपके साथ में कोई मेहनत करके कोई चीज़ लेके आया है तो आप उसके घर के होके उसके ऊपर ये मत करो, नहीं तो अगली बार वो आपको फिर छोड़ेगा नहीं। अगर आपने उसे ब्लैकमेल किया तो 100% आगे चल के ऐसा भी सिचुएशन पैदा होगा जब आपको बुरी तरीके से उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। हो सकता है इस बार वो सत्ता में ना बैठ पाए बीजेपी, लेकिन 100% उनका विज़न इतना क्लियर है कि आने वाले टाइम में वही आने वाले हैं, तो तुम उनको तब कैसे रोक पाओगे। तो इसके लिए मेरा एक ही सुझाव है कि महापौर की जो जिद है 2.5 साल वो छोड़ के नेतृत्व स्वीकार करके देवेंद्र फडणवीस का आगे बढ़ना चाहिए। इसमें ही सबकी भलाई है, नहीं तो उथल पुथल होगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा, जैसे बीएमसी चल रही थी बिना किसी सपोर्ट के वैसे ही चलेगी। अगर कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा तो राष्ट्रपति किसका है आज की तारीख में? बीजेपी का। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी सत्ता आने वाली है। तो इसमें सोचना नहीं है दोस्तों। अगर आप सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गद्दारी कर रहे हो, और आगे चल के अगर इसका कोई खामियाजा आपको भुगतना पड़ा तो आप बोलना मत कि बीजेपी ने गलती किया, क्योंकि शरद पवार को भी लगता है कि बीजेपी ने अजीत पवार को तोड़ा, और उसके जो समर्थक हैं उनको भी लगता है कि शरद पवार के साथ गलत हुआ। लेकिन जो चाणक्य लोग हैं उनको पता है शरद पवार ने क्या क्या किया है, कितनी बड़ी बड़े कांड किए हैं राजनीति में। बीजेपी को बहुमत होते हुए भी उसको 2.5 साल सत्ता से बाहर कैसे रखना है वो शरद पवार जैसा चाणक्य जानते हैं। लेकिन अभी उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनसे भी बड़ा कोई चाणक्य आ चुका है महाराष्ट्र में, जिसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा रविश कुमार। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। इसमें कैसा होता है, हम सबूत पे बात, मतलब डॉक्यूमेंट्स पे बात नहीं करते, जो दिल में आता है वही डायरेक्टली बात कहते हैं और निकल जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।